हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। 3 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 यानी कि 10 आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें 3 पार्ट में हमने ऐसे ऐसे करके पढ़ा। पहले फेज में जो हमने पढ़ा एंशिएंट के बारे में, फिर सेकंड फेज में पढ़ा हमने मिडिवल के बारे में, और थर्ड फेज में हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न के बारे में। तो मॉडर्न जो हमारा है हिस्ट्री, इसमें हम बहुत सारी चीजों को जानकर पढ़ेंगे और आपका देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चैप्टर नंबर 10 हमारे सामने है, और उपनिवेशवाद और देहात। देहात का मतलब होता है लोकल, क्लियर है, और शहरी अभिलेख का अध्ययन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे। जो हमारा आपका क्या था, कॉलिज्म वो क्या है, देहात क्या है, और सरकारी जो रिकॉर्ड है उनके अध्ययन हम लोग करेंगे। उसी के आधार पर ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है। देख लिया इतना हमने, यहाँ तक गौर करके आप लोग देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, और चैप्टर पर हम लोग गौर करके एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इस अध्याय में आप देखेंगे कि उपनिवेशिक शासन का अर्थ लोग क्या है जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, राजमहल की पहाड़ी की यात्रा करेंगे। पहाड़ियां और संताल लोग रहते थे। फिर वहां के दक्कन की ओर बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी देहात में अपना राज स्थापित करेगी। अपना राजस्व नीति को कैसे क्रियान्वित करेंगे, विभिन्न वर्गों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, उन्हें और रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बदल दिया गया, कैसे चीजें हुई, कैसे उनको बदला, क्या उनका प्रोस्पेक्टिव रहा। इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। इन सारे प्रोस्पेक्टिव को हम लोग बात करेंगे। राज्य यानी कि सरकार द्वारा लागू किया गया कानून जन साधारण के परिमाण होते हैं, वे कुछ हद तक ही निर्धारित करते हैं। उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन से वे अधिक धनवान बने और कौन गरीब हो जाते हैं, कैसे जमीन मिल सकती है, कौन सी जमीन को खो बैठा है जिस पर वह रहता है, गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वे कहाँ और किसके पास जाते हैं, और वे देखते हैं कि लोग कानून का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए वे कानून का विरोध करने का नहीं हिचकिचाते, वे अन्यायपूर्ण समझते हैं। लोग भी स्पष्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि कानून किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार वे परिमाणों में कुछ आपका फेरबदल कर देते हैं, ठीक। और आप स्रोत के बारे में भी जानेंगे कि इन इतिहास के बारे में बताएंगे कि इन समस्याओं के बारे में इतिहासकारों के सामने इन संबंधों में उपस्थिति को हम लोग पढ़ेंगे। और राजस्व अभिलेख और सर्वेक्षण, पत्र पत्रिकाओं, संपर्क यात्री को द्वारा छोड़े गए वितरणों, जांच, प्रस्तुत, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आपका पढ़ेंगे, और एक एक करके हम लोग आपका बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक। अब कह रहे हैं कि कपास गांव की मंडी में ले जाई जाती है। चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित था। देखिए, इस प्रकार से कपास को ले जाया जा रहा है। ये आपको उस जमाने में जो था, प्रेस के जो अखबार था उसमें रिलीज हुई थी ये खबर, इस प्रकार की इमेज के साथ। क्लियर है, जिसको आप देख सकते। चलिए, बंगाल और वहां के जमींदार। आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया। तो कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहां पर आया था, तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले औपनिवेशिक जो शासन है वो बंगाल। ये इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिए कि सबसे पहले जो कॉलेजियन सिस्टम है
या अंग्रेजों ने सबसे पहले किसी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया, वो था बंगाल। क्लियर है? पूरी हिस्ट्री हमको जानने का मौका मिलेगा। देखिए, यही वह प्रांत है। प्रांत का मतलब राज्य, कहीं प्रांत, कहीं सूबा, कहीं स्टेट, इस रूप में लिख सकते हैं। क्या यही वो प्रांत है जहां सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था, एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। कह रहे हैं यहाँ भूमि संबंधी राइट्स थे कुछ, जैसे आप देखेंगे जमींदारी व्यवस्था आई है, रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, महलवाड़ी व्यवस्था आई, तो सबसे पहले कुछ उनको राइट दिए गए। ठीक है, तो इन सारी चीजों की बात। आइए देखते हैं कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ, कि जब आई है तो कुछ तो बदलाव करेगी। इन सब क्या बदलाव हुए, किस तरीके के बदलाव थे, इनको देखते हैं। वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना सन 1797 में आज का वर्धमान एक नीलाम की गई है। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी कि भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। 1793 में इमारतेदारी बंदोबस्त, इस्तेमातमारी, इसी को कहा गया था परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की निश्चित राशि दी गई और प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि को नहीं चुका पा रहा था, उससे राजस्व वसूलने के उसकी संपदा को नीलाम कर दिया जाता था, जो कि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदा को नीलाम की जाने लगी। कहानी क्या थी? इन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लाए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको हम ईमानदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अंदर क्या था कि जो वर्धमान के राजा थे, उनको राजस्व चुकाना था, अब वो नहीं चुका पा रहे थे, तो उनकी पूरी जमीन को उठाकर नीलाम पर, आपकी ऑक्शन पर यानी कि बोली पर लगा दिया कि जो हमने ये कीमत रखी है, आप 20 लोग 50 लोग बैठे हैं, जो ज्यादा बोली लगाएगा, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी यानी कि हम उसको सौंप देंगे। जिम्मेदारी यानी कि जिम्मेदारी उसको सौंप देंगे। ऐसा ही होता था। किसी क्षेत्र का 10 50 100 गांव के ऑक्शन होता था, उसकी बोली होती थी। जो लोग बोली अच्छा लगाते थे, उसको वो जमीनें वहां की सौंप दी जाती थी और एक निश्चित उसका राजस्व दिया जाता था, और उसको साल भर के अंदर एक निश्चित डेट के अंतर्गत उसको वो राजस्व आपका सरकारी खाते में या अंग्रेजों को जमा करना होता था। जो जमींदार ऐसा नहीं कर पाते थे, या जो आपका निश्चित वो आपका राजस्व था वो जमा नहीं कर पाते थे, उनसे क्या होता था, ये उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई, इन सारी चीजों को इसमें देखा गया। क्लियर है? नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आते थे और ये सारी संपदाएं यानी कि महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, सबसे अच्छे दाम लगाएगा, उसी को मिल जाएगी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दिया। कलेक्टर, जिन्हें हम आपका डीएम साहब कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक, उसे जानने आया हूं। उनमें से अनेक खरीदार राजा के सामने ही नौकर या एजेंट थे। उन्हें राजा की ओर से ही जमीन को खरीदा गया। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनमें जमींदार का नियंत्रण के हाथों में रहा। भले ही बेच दी गई, लेकिन जो आपका नियंत्रण था वो कहाँ रहा? वो आपके जमींदार जो है उसके हाथों में रहा। क्लियर है? राजा कंपनी को राजस्व क्यों अदा नहीं कर पाया? कंपनी में खरीदार कौन थे? यह कहानियां उस समय पूर्व भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रही, इसके बारे में हम इसकी बताएंगे और इस पर आपका बात भी करेंगे। ये चीजें क्या रही, अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। अब ये पहले स्थिति को देखिए कि कैसे कैसे स्थिति बनती थी सबसे पहले, फिर हम इसके जो अगले स्टेप, जो अगले चरण है, क्या स्थिति है और किस प्रकार से इनको देखा, ठीक, ताकि हमें क्लियर हो जाए
कि बंगाल और वहां की जमींदारी में क्या क्या चीजें हो रही थी। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्शन हो चुका है। अब अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बर्धमान राज की जमीन ही ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। केवल ऐसा नहीं कि केवल अकेले बर्धमान जो आपका राज्य है उसी को बेचे गई, उसकी संपदा को बेचा गया। इमामत इस्तेमात इस्मातदारी बंदोबस्त लागू होने के 75% से भी अधिक जमींदार हस्तांतरित कर दी गई। यानी कि जब ये लागू हुआ तो उसके जो 75% की जो भी जमींदारी थी उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारी को यह आशा करते थे कि इस्तेमालदारी बंदोबस्त लागू किए जाने से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। कह रहे अगर हमने ये लागू कर दी तो जो हमारे प्रॉब्लम्स है, समस्या रिजॉल्व हो जाएंगी। बंगाल की विजय की समस्या समय से ही समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ते रहे, खेतों की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकांश लोग सोचते थे कि खेती, व्यापार और राजस्व संसाधन सब विकसित किए जा सकेंगे और कृषि निवेश में आपका प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसा तभी किया जा सकता है जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाए और राजस्व की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाए। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए, स्थायी रूप से निर्धारित, तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश में एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि अपने राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ में राशि नहीं छीन सकेंगे। अधिकारियों को यह आशा दी गई कि प्रक्रिया में छोटे किसान योमान धनी भूस्वामी का एक वर्ग उत्पन्न हो जाएगा, जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। यह उम्मीद की जाएगी कि ब्रिटिश शासन पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी में प्रति वफादार बनेगा। ठीक, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी और इसमें देखिए क्लियर है। देखिए किस प्रकारों की मांग। चलिए आगे बढ़ते। लेकिन समस्या को यह पता लगाना था कि कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकते हैं। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकादारों के साथ इस्तेमालदारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं थे, बल्कि वह राज्य का राजस्व महत्व यानी कि संग्रह का मंत्र थे। जमींदारों के नीचे अनेक कभी कभी 400 तक के गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि विभिन्न गांवों में राजस्व की कितनी मांगे पूरी हो सकेंगी। जमींदार उन गांवों को निर्धारित राजस्व इकट्ठा करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा। वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जाएगी। या तो आपको चीजें करनी पड़ेंगी जो कंपनी के रूप में तय राजस्व है वो आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं चुकाया है तो चीजें क्या होंगी, आपको ये सब नीलाम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो
प्रकार ये सब निर्धारण किया गया था। ठीक, देख लिया, आगे बढ़ जाएं। देख लीजिए कैसे राजस्व जमा करना है, क्या उनका निर्धारण है, किस प्रकार ये सब किया जाएगा, सब लिखा गया। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक रहे थे? अधिकारी को यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किया जाने पर जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। कितने चतुर है। हम बेच देंगे जमीन को, राजस्व दे देंगे, उसको पैसा चाहिए अधिक तो जमीन में रिफॉर्म करेगा, इस बहाने जमीन भी रिफॉर्म होगी, उसको राजस्व मिल जाएगा, यानी कि वो ज्यादा राजस्व के चक्कर में बस जमीन को रिफॉर्म करेगा और जमींदार को सुरक्षा चाहिए। ठीक, कह रहे कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदार में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होगा। किंतु इमामदारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने के बराबर में कोताही करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ गई। जमींदारों की असफलता के कई कारण थे। जो आपके जमींदार हैं उनकी असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी। ऐसा महसूस किया गया कि यदि मांगों को आने वाले संपूर्ण समय में निर्धारित किया जा सका तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर कंपनी में वृद्धि और अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। प्रत्याशी हानि को कम से कम 2 स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचा रखा। उसके लिए दलील दी कि ज्यों-त्यों कृषि के उत्पन्न में वृद्धि हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, जमींदारों का बोझ सहन कम होता जाएगा। धीरे धीरे तरीके से क्या हो जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा। ये सारी चीजें इसमें हो गया। आगे बढ़े। यह दूसरी मांग 1970 के दशक में लागू की गई, जब कृषि उपज की कीमतें नीची थीं, जिससे रैयत यानी किसानों के लिए जमींदार उनका देय राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी पर अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकेगा। तीसरा, राजस्व असमान था। अच्छी फसल हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वास्तुतः विधि यानी कि सूर्य अस्त विधि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं किया गया तो जमींदार की जमींदारी नीलाम की जा सकता था। चौथा, इमामदारी व्यवस्था ने जमींदारों की शक्ति को रैयत के राजस्व इकट्ठा करने और अपने जमींदार का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। बस इतना कर दिया कि भैया तुम अपनी राजस्व जो तुम्हारी जमींदारी है आप उसको मेंटेन कर लो। अब रैयत में भी क्या था, राजस्व बड़ा हाई वसूल रहे थे। ठीक है, कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी और वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, सत्ता को अपने वश में रखना और स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों को सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया। कह रहे जो सैन्य टुकड़ियां थी उनको भंग कर दिया गया। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जो सीमा शुल्क था वो भी उनका आप कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय समय के साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता एक विफल केंद्र के रूप में उभर आई।
जमींदारों को अधिकतर पूरी तरह से सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। मामले में यह तो तक हुआ कि राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सकेगा। एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुशासन के साथ ही जमींदारी में भेज दिया गया। जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लो और राजा और उनके द्वारा अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और आपका पदन को खत्म कर दिया गया और सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाए गए। ठीक। और राजस्व इकट्ठा करने के समय में जमींदार एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहते थे गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवारिक समस्या थी और कभी कभी खराब फसल और ऊंची कीमतों के कारण किसान अपनी देयताओं का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। अब तब तो था क्योंकि उनको टैक्स मिलना बड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि जब फसल मर जाएगी तो वो कहां से चुकाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी करते थे। धनवान्य रैयत गांव के मुखिया, जोतकार, मंडल यानी कि जमींदार को परेशानी देकर बहुत खुश थे। अब लोग कितने तेज थे कि वो पैसे थे उनके पास, लेकिन वो लेट देते थे जमींदार, ताकि जमींदार परेशान हो, व्याकुल रहे, और उनको मजा आता था क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर बहुत ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बकायेदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी और 1798 में अकेले बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाये से 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। वाद का मतलब होता है मुकदमा लंबित थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा मुद्दा रहा राजस्व को लेकर, क्या वाद विवाद थे, क्या उनकी सोच थी, किस तरीके से वो चले, इन सारों पर आप अच्छे से देख। चलिए, देख लिया, आप एक बार पीछे देख लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई पर्सन, कोई समस्या हो, आप पूछ लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से हमने जो आपका राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसमें आपकी महलवारी, रैयतवारी व्यवस्था का हल्का झलक दिखाई दिया, और इमारतवारी जो व्यवस्था थी, जिसको हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा, बंगाल से कैसे शुरू हुई, क्या उसका प्रभाव था, उसको देखा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।